हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम करेंगे गवर्नमेंट स्कीम सीरीज का पार्ट 3, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका एसबीआई क्लर्क मेंस, जिसका प्री का रिजल्ट कल अनाउंस हो चुका है। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। अब देखो, जिसने बजट वाला लेक्चर देखा होगा उसको यहाँ पे जल्दी से समझ आ जाएगा क्या कि बजट में भी हमारा क्या बोला गया है कि हम आने वाले साल में 1 करोड़ घर पे, 1 करोड़ हाउसेस पे सोलर रूफ टॉप पैनल लगाएंगे, जिससे क्या करेंगे, ये 1 करोड़ घर जो हैं अपनी खुद की 300 यूनिट बिजली बना पाएंगे। उनसे इनका क्या फायदा होगा, इनके साल के 15,000 से 18,000 रुपए बचेंगे। वो कैसे? एक तो ये 300 यूनिट बिजली जो है इनको फ्री मिलेगी, और अगर इसमें से बिजली बच जाती है तो ये बची हुई बिजली पावर कंपनीज को बेच भी सकते हैं, तो वहां से भी पैसा आएगा। तो इनको साल का लगभग 15,000 से 18,000 रुपए का फायदा होगा। तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब देखो, सरकार का टारगेट था 2014 में कि वो 40,000 मेगावाट बोल लो या 40 गीगावाट बोल लो, ये दोनों यूनिट सेम होती है, ठीक है। मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट। तो सरकार का टारगेट था 2014 में कि हम 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट बिजली बनाएंगे थ्रू सोलर रूफटॉप पैनल, जो हम घर की छत पे लगाएंगे। पर ये ऐसा पूरा हो नहीं पाया, तो सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब 2022 की जगह इनका टारगेट बन गया है 2026। अब इनका टारगेट है कि 2026 तक ये 40 गीगावाट बिजली बनाएंगे थ्रू सोलर रूफटॉप पैनल। अब ये सोलर रूफटॉप पैनल होते हैं, इसमें लगा क्या होता है, फोटोवोल्टिक पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, आपका मेन क्वेश्चन बन सकता है वो क्या, एक तो ये कि टारगेट कितना है 2026 तक 40 गीगावाट बोल लो, या अगर ऑप्शन में 40,000 मेगावाट होगा तो वो भी सही आंसर होगा आपका, ठीक है। ऐसा मत देखना कि अगर 40 गीगावाट नहीं दिया और 40 मेगावाट दिया है तो मेगावाट वाला आंसर भी आपका ठीक होगा। तो यहाँ पे देखो, मेन क्वेश्चन बन सकता है आपका स्टैटिक का ये वाला, कि अगर हम सोलर रूफटॉप पैनल की बात करें जो घर की छतों पे लगाए हैं हमने, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बिजली कौन सा स्टेट बना रहा है, वो बना रहा है आपका गुजरात, ठीक है। कितनी? 2.8 गीगावाट। और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, 1.7 गीगावाट। और टोटल बिजली बनी कितनी है अभी तक, दिसंबर 2023 तक 11.08 गीगावाट। और टारगेट क्या था पहले इंडिया का 2022 तक 40 गीगावाट का। तो अभी अचीव ही कितना हुआ है, 11.08, इसलिए 2022 से बढ़ा के इसको कितना कर दिया, 2026। और अगर हम बात करें, ये तो बात होगी सोलर पैनल्स की, अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, ठीक है, जो सोलर एनर्जी प्लांट्स लगते हैं उनकी बात करें, तो उसमें टॉप किसने किया है, उसमें टॉप किया है राजस्थान ने। वो कितनी बिजली बना रहा है, वो बना रहा है 18.7 गीगावाट। और नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, गुजरात, वो कितनी बना रहा है 10.05। और इंडिया में ओवरऑल बन कितनी रही है बाय दिसंबर 2023, ये बन रही है 73.31 गीगावाट बिजली, ठीक है, थ्रू सोलर पावर। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी न्यू सोलर पावर स्कीम। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है, तो आपकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये स्कीम लॉन्च किस लिए की गई है, ताकि जो ये हमारी पीएम जनमन योजना है इसको बूस्ट मिल सके। तो देखो, ये जो स्कीम है न्यू सोलर पावर स्कीम और पीएम जनमन स्कीम, ये किसके उत्थान के लिए बनी है, किसके फायदे के लिए बनी है, ताकि हमारे जो पीवीटीजी ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी तरक्की हो सके, ठीक है। तो न्यू सोलर पावर स्कीम के तहत क्या किया गया है, 515 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, ताकि जो हमारे ये ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, इनके जो घर है उनको इलेक्ट्रीफाई कर सके, ठीक है, उसमें बिजली आ सके थ्रू सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर पैनल के थ्रू। साथ ही साथ इनके जो एमपीएसी है, ठीक है, एमपीसी क्या होता है आपका, मल्टीपर्पस सेंटर, जो इधर मल्टीपर्पस सेंटर बने हैं उनको भी हम इलेक्ट्रीफाइड कर पाए, ठीक है। तो ये स्कीम जो है ये 2023-24 से लेके कब तक चलेगी, 2025-26 तक। अब देखो, जो ये 515 करोड़ है, इसमें क्या है, देखो अलग अलग एलोकेशन है, क्या कि फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ हम 20 करोड़ रुपया यूज करेंगे इसमें से, 515 करोड़ में से। फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में 255 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 26 में 240 करोड़, ठीक है। अब इसमें किया टारगेट क्या बोला है कि अगर हम हाउसेस की बात करें, इन ट्राइबल ग्रुप्स के हाउसेस की बात करें, तो 1 लाख हाउसेस को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। और वहीं अगर हम इनके मल्टीपर्पज सेंटर की बात करें, मल्टीपर्पज सेंटर, तो 1500 मल्टीपर्पज सेंटर को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 लाख जो हाउसेस हैं, ठीक है, इस पे पर हाउस कितना खर्चा आएगा, 50,000 का पर हाउस, 50,000 का खर्चा आएगा, ये इनका टारगेट है, ठीक है। और एमपीसी सेंटर की बात करें तो पर एमपीसी सेंटर कितना खर्चा आएगा, पर एमपीसी सेंटर आएगा लगभग आपका 1 लाख का खर्चा, ठीक है, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देखो, ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 500 करोड़, ये बन गया आपका 500 करोड़। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन गया आपका 15 करोड़। तो यहाँ पे आपकी टोटल बजट जो था एलोकेट, वो यूटिलाइज हो जाता है ऐसे, 500 प्लस 15, 515 करोड़।
तो ये था आपका न्यू सोलर पावर स्कीम। अब देखो जो पीएम जनमन योजना है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान योजना, ठीक है। तो ये योजना जो थी ये लॉन्च हुई थी आपकी पिछले साल, और इसमें टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया था? टोटल बजट एलोकेट किया गया था आपका 24,104 करोड़। और इनका टारगेट क्या एरिया थे? टोटल 11 फोकस एरिया था, जैसे कि आपकी एजुकेशन हो गई, फिर ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बिजली हो गई, ठीक है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई। ऐसे टोटल 11 फोकस एरिया थे जिनमें इन्होंने काम करना था ताकि जो हमारी ट्राइबल ग्रुप्स है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेटर हो सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी पृथ्वी, जिसमें से देखो पृथ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? पृथ्वी। और वीआई की फुल फॉर्म है आपका विज्ञान, ठीक है। तो जो अर्थ के रिलेटेड विज्ञान है, ठीक है, अर्थ के रिलेटेड जो हमारा रिसर्च वर्क है वो सब इंक्लूड होगा इस स्कीम में। अब देखो ये स्कीम जो है ये जो हमारी पुरानी स्कीमें चल रही थी उनको कंपाइल करके एक स्कीम बनाई गई है, ठीक है। तो ये जो इसका बजट एलोकेट किया गया है वो कितना है? 4797 करोड़। और कौन से पीरियड के लिए? 2021 से 26। अब 21 से 26 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इसकी सब स्कीम्स है ये वाली, ये कुछ 2021 में भी लॉन्च हो रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सब स्कीम्स की फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। अब पहले बात कर लेते हैं पृथ्वी काम क्या करेगी। तो देखो ये जो अर्थ के 5 कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से? एक हो गया आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या जाता है आपका? जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये ऐसे जो एयर की लेयर्स होती है ना उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर आ गया आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया? जो भी वाटर बॉडीज है वो आ गया आपका हाइड्रोस्फेयर। फिर जियोस्फेयर। जियोस्फेयर में क्या आ गया? जैसे अर्थ की भी लेयर्स होती हैं, जैसे टॉप लेयर, मिडल लेयर, मेंटल कोर, ठीक है। तो ये सब जो अर्थ की लेयर्स होती है उसको बोलेंगे हम जियोस्फेयर। फिर क्रायोस्फेयर में आएगा आपका वो वाटर बॉडीज जो कि सॉलिड की फॉर्म में, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स हो गए, जैसे कि आपके पोलर रीजन हो गए, ठीक है। तो वो आता है आपका क्रायोस्फेयर में। और बायोस्फेयर में आता है वो एरिया अर्थ का जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहां पे लिविंग बींग्स पॉसिबल है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कुछ भी, ठीक है। तो जहां पे लाइफ पॉसिबल होगी वो आएगा आपका बायोस्फीयर में। तो इन पांचों कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए पृथ्वी स्कीम जो है ये बनाई गई है। और ये पृथ्वी स्कीम के अंदर टोटल 5 सब स्कीमें हैं। कौन कौन सी? एक है आपकी एक्रॉस। तो इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ये एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। फुल फॉर्म एक्रॉस की क्या है? एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। दूसरी है आपकी ओस्मार्ट। ओस्मार्ट से क्या आ गया आपका? ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर तीसरा है आपका पेसर। पेसर जो है उसकी फुल फॉर्म है पोलर साइंस क्रायोस्फेयर रिसर्च। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पेसर को इंप्लीमेंट कौन करता है? वो करता है हमारा एनसीपीओआर। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये इसको इंप्लीमेंट करता है, किसको? पेसर को। फिर आपकी चौथी स्कीम है आपकी सेज। सेज की फुल फॉर्म है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। और पांचवी स्कीम है आपकी रीच आउट। रीच आउट की फुल फॉर्म है आपकी रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। अब जो रीच आउट स्कीम है इसकी भी अंदर 3 स्कीमें और हैं। तो देखो ये 3 स्कीमें कौन कौन सी ये याद मत रखना, पर फुल फॉर्म एक बार ही पढ़ लेना। वो कौन सी आपकी? एक है आपकी RDESS, ये है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ साइंस एंड सिस्टम। फिर दूसरी आपकी आईटीसी ओशियन। आईटीसी ओशियन क्या आपका? इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी, ठीक है। फिर लास्ट है आपकी डेस्क। डेस्क की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंसेस, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक के पूछ सकता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने। एक कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ लोकेटेड है। दूसरा आपका इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशियनोग्राफी ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट है आपके मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। अब ये किसने लॉन्च किया है? ये किया आपका असम गवर्नमेंट ने लॉन्च। और ये किसने लॉन्च किया है? ताकि जो हमारी विमेंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको लखपति दीदी बनाना, ठीक है। तो अब लखपति दीदी क्या होता है, या लखपति बेदोस बोल लो। लखपति दीदी क्या होता है? वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से साल का 1 लाख रुपया कमा रही है, उनको बोलते हैं हम लखपति दीदी। तो असम गवर्नमेंट का टारगेट है कि 4 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब 40 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को लखपति दीदी बनाना। अब देखो यहाँ पे सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है स्कीम के लिए? 4,000 करोड़ का। अब इनका बोलना क्या है सरकार गवर्नमेंट का, असम गवर्नमेंट का, कि वो महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा है। एक जनरल और ओबीसी, ठीक है। दूसरा SC ST। तो देखो अगर महिला जनरल और ओबीसी की है तो उसके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं? 3।
और वहीं अगर SC ST महिला है तो उसके 4 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4, अगर उनको इस स्कीम का फायदा उठाना है। तो ये स्कीम बोल क्या रही है, अगर महिलाएं ये कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, और यहाँ पे एक चीज और है, अगर इन महिलाओं के किसी के भी, अगर एक लड़की है, कोई भी लड़की है, मतलब इनका बच्चा अगर गर्ल है, तो वो गर्ल जो है वो स्कूल जाना कंपलसरी है, उस गर्ल का स्कूल जाना कंपलसरी है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस स्कीम के बेनिफिट क्या है कि देखो, जो भी आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको हम फर्स्ट ईयर में देंगे 10,000 रुपए फ्री में, ठीक है, ताकि आप अपना काम चालू कर सको। फिर अगर आप ठीक चला रहे हो तो सेकंड ईयर में क्या करेंगे, हम आपको 25,000 का लोन देंगे बैंक से। बैंक से आपको 25,000 का लोन दिलवाएंगे, जिसमें से 12,500 जो है वो तो सरकार आपको आप पे कर देगी एज ए सब्सिडी, पर 12,500 आपको खुद पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा कि देखो, भारत सरकार ने बोला है जो BSNL कंपनी है इसमें हम कितना पैसा इन्फ्यूज करेंगे, इन्फ्यूज मतलब कितना पैसा और डालेंगे ताकि BSNL जो है वो ग्रो कर सके। तो 82,900 करोड़ रुपीस इस साल डाले जाएंगे BSNL में। देखो, जो पिछले साल डाले गए थे, पिछले साल कितने डाले गए थे? 52,937 करोड़, उससे काफी ज्यादा इस बारी डाले जाएंगे BSNL कंपनी में, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, और बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं जियो एयरटेल उनसे के साथ कंपीट कर सके सरकारी कंपनी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि 900 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं किस लिए? खेलो इंडिया गेम्स के लिए। जो खेलो इंडिया गेम्स होते हैं हमारे, उसके लिए 900 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है। अभी जो खेलो इंडिया गेम्स थे ये लॉन्च कब हुए थे? ये लॉन्च हुए थे आपके 2018 में। किसने लॉन्च किया था? उस टाइम के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि कौन थे? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट है आपका, देखो, जो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने किसी भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो, PSU ले लो, ठीक है, उसमें से अपने शेयर्स जो है उनको बेचती है, उसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का इस साल का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट कितना है डिसइन्वेस्टमेंट का? 50,000 करोड़ का, ठीक है, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा है। पिछले साल कितना किया था? 30,000 करोड़, उससे काफी ज्यादा है इस बारी डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट। वो कितना है? 50,000 करोड़। नेक्स्ट है आपका विकसित भारत के लिए इन्होंने बजट एलोकेट किया है, वो कितना है? 75,000 करोड़। और वो क्या होता है आपका? देखो, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे अप टू 50 ईयर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए पैसे चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले सकती है 50 साल के लिए, वो भी इंटरेस्ट फ्री। तो ये कितना बजट एलोकेट किया गया है? 75,000 रुपए, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब देखो, जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इससे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आपका स्टैटिक का बन सकता है, एक करंट का बन सकता है। तो पहले हम करंट की बात करते हैं। तो देखो, सरकार का बोलना यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए उठाएंगे थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 31 मार्च 2023 का, उसके डबल से भी ज्यादा है। उस टाइम कितना था? 1,500 करोड़ रुपए का, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बोल रही है, ये तो होगी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात। अब सरकार बोल रही है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से हम लगभग फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 करोड़ रुपया उठाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। इससे स्टैटिक क्या बन सकता है? तो देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? आप जैसे दुकान में जाते हो फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए, तो उससे क्या होता है? सरकार को खर्चा पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार गोल्ड इंपोर्ट करा रही है आज की डेट में, ठीक है। तो सरकार क्या बोलती है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदने से अच्छा है आप ये कैश, मतलब डिजिटल गोल्ड खरीदिए, ठीक है, डिजिटल गोल्ड खरीदिए, उससे आपको भी फायदा है ना, आपको उसको संभालने की जरूरत है, आपके अकाउंट में शो होता रहेगा, और देखो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे क्या होता है? हर साल आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, कितना? 2.5% का। और जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है वो तो बढ़ेगी, साथ में आपको जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। फिर साथ ही साथ मिनिमम कितने का आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो? तो वो है आपका 1 ग्राम। और मैक्सिमम कितने का खरीद सकते हो? मैक्सिमम 4 kg। फॉर ये किसके लिए लिमिट? ये है आपके इंडिविजुअल्स के लिए या हिंदू यूनाइटेड फैमिली के लिए। वहीं अगर आपकी कोई ट्रस्ट है तो आप मैक्सिमम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कितने का ले सकते हो? 20 kg का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी होती है? 8 ईयर्स की, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फिक्स इंटरेस्ट कितना है? 2.5%, और मैच्योरिटी कितनी है? 8 ईयर्स। और अगर ट्रस्ट की मैक्सिमम बात करें 20 kg, और इंडिविजुअल और HUF की बात करें तो मैक्सिमम 4 kg और मिनिमम 1 ग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंशियल एड टू मालदीव्स एंड भूटान। अभी देखो, रिसेंटली हमारा
इंडिया का और मालदीव्स का थोड़ा झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लक्षद्वीप काफी फेमस हो गया। तो सरकार ने बजट में भी बोल दिया कि अब हम मालदीव्स की ज्यादा मदद भी नहीं करेंगे। तो जो मालदीव्स को हम पहले फाइनेंशियल मदद करते थे, वो सरकार ने 22% से घटा दी, ठीक है, 22% से घटा दी। अब सिर्फ कितने की मदद करेंगे, वो 600 करोड़ की, ठीक है। पर फिर भी जो मालदीव्स है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। देखो सबसे ज्यादा हम फाइनेंशियली मदद करते हैं भूटान की, कितनी, 2068.56 करोड़ की। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका नेपाल, उसकी मदद करते हैं हम 700 करोड़ की। और तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका मालदीव्स, उसकी मदद कितनी करते हैं, 600 करोड़ की। पर मालदीव्स की जो पहले मदद करते थे वो ज्यादा करते थे, उसको हमने 22% से घटा दिया आफ्टर दिस डिस्प्यूट, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका कि बजट के टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री को कितना बजट एलोकेट हुआ है। तो देखो जो पिछली दो स्लाइड पढ़ी हमने और ये वाली स्लाइड, ये सारी बजट के रिलेटेड है। पर मैंने बजट वाली वीडियो में इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो पहले ही बहुत बड़ी हो गई थी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो देखो अगर हम मिनिस्ट्री वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किसको हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री को, कितना, 6,21,541 करोड़। तो यहाँ पे देखो ये है आपका डाटा 2022-23 का, ये भी 23-24 का और ये भी 23-24 का। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो जब बजट आया था तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी ये बजट आया है फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, अभी फरवरी में जो बजट आया है, ये तो चलो इंटरिम बजट है, पर हर बारी बजट कब आता है, फरवरी में। और उसमें हम क्या बोलते हैं कि देखो जो हमारा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च आएगा, उसमें हमारा लगभग इतना खर्चा होगा। पर खर्चा कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये होता है हमारा बजट, ठीक है, कि बजट में हम इतना अनुमान लगाते हैं। और ये होता है हमारा फाइनल, कि भाई असलियत में खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, पर यहाँ पे देखो घट भी रहा है। तो ये होता है हमारा बजट, ठीक है, कि हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं कि भाई इतना खर्चा होगा, पर असली में कितना होता है वो रिवाइज्ड में आता है, ठीक है। तो इस बार का हमने बजट एस्टिमेट कितना लगाया है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, डिफेंस में, 6,21,541 करोड़। दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, तीसरे पे आ रहा है आपका रेलवे, ठीक है। तो अब देखो एकदम डीपली याद मत करने लग पड़ना, पर ये तीन के तो कर ही लेना, ठीक है, इन तीन के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्कीम को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया आपकी मनरेगा को, ठीक है, जो कि आपका क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे क्या हो गया, स्कीम हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बजट इसको एलोकेट किया गया है, वो कितना है, 86,000 करोड़ का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हमने डिस्कस भी की थी। इसका टारगेट कितना है, 2.95 करोड़ घर बनाना, कब तक, 31 मार्च 2024 तक। और इनका बोलना यह है कि अगर हम 2024 में दोबारा इलेक्ट होते हैं तो अगले 5 साल में हम 2 करोड़ पक्के हाउसेज और बनाएंगे, ठीक है। तो यह आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसमें कितना बजट एलोकेट किया गया है, 80,671 करोड़ का। और ये प्रधानमंत्री जो मैंने आपको डाटा बताया, ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, ठीक है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पे भी आपकी कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, तो देखो इन स्कीम्स के बारे में हल्का हल्का सा पढ़ लेना, ठीक है, ओवर थ्रू कर लेना, क्योंकि इसमें से स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड आपका न्यूज। जल्दी मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।